हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो सभी क्लास 12th के बच्चे और यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चे, आज आपके लिए आपका इम्पोर्टेंट चैप्टर नंबर 7, एन इम्पीरियल कैपिटल विजयनगर, यानी एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, इसका लास्ट पार्ट लेके आए हैं, यानी कि पार्ट नंबर 4। इससे पहले 3 पार्ट आपने अगर अभी तक नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से लिंक देखकर आप पहले 3 पार्ट को कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम आज का पार्ट। इससे पहले कहेंगे, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। कहता है ये चैप्टर एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, इसमें हमने 14वीं से 16वीं शताब्दी तक के वर्णन किया है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हम पढ़ चुके थे हम्पी की खोज और राय नायक और सुल्तानों के बारे में, विजयनगर और उसकी जल संपदा, किलेबंदियाँ, सड़कें और शहरी केंद्र, ये सभी हम पढ़ चुके हैं। दूसरे पार्ट में भी हमने पढ़ा था राजकीय केंद्र, सभा मंडप, महानवमी डब्बा और राजकीय केंद्र में स्थित अन्य जो इमारतें थे उनके बारे में। आज का जो हम पार्ट पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे धार्मिक केंद्र, और इसमें हम पढ़ेंगे राजधानी का चयन और गोपुरम और मंडप। और इसका जो छठा पार्ट है महलों, मंदिरों तथा बाजारों का अंकन, ये आज की क्लास में हम पढ़ते हैं। शुरू करते हैं आज की क्लास। मैंने कहा पहला टॉपिक जिसका नाम है द सेक्रेड सेंटर, यानी कि धार्मिक केंद्र। तो इसमें जो पहला हम देखते हैं सब टॉपिक वो है चूजिंग अ कैपिटल, राजधानी का चयन। कहता है स्थानीय मान्यता के अनुसार, जो लोकल ट्रेडिशन है उसके अकॉर्डिंग, द रॉकी नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द सिटी बॉर्डरिंग द रिवर तुंगभद्रा प्रोटेक्टेड द मंकी किंगडम ऑफ बाली एंड सुग्रीवा मेंशन्ड इन द रामायण। कहता है तुंगभद्रा नदी के तट से लगे शहरों के चट्टानी उत्तरी भाग, जो इसके चट्टानी भाग है, नॉर्दर्न जो पार्ट है, वो रामायण में जो वर्णन है ना, बाली और सुग्रीव का वानर राज्य, ये उसकी रक्षा करते हैं। आप सभी ने रामायण में बाली और सुग्रीव का वर्णन पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। तो कहता है ये इनके जो साम्राज्य था बाली और सुग्रीव का, इनका जो वानर राज्य था, इसका जो आपका चट्टानी उत्तरी भाग है वो तुंगभद्रा नदी से यहाँ पे इसकी रक्षा करता है। ओके, हाँ जी। कहता है एक अन्य मान्यता के अनुसार, दूसरी ट्रेडिशन, स्थानीय मातृ देवी, जो यहाँ की लोकल मदर गॉडेस है, पंपा देवी। कहता है पंपा देवी ने इन पहाड़ियों में विरूपाक्ष जो राज्य के संरक्षक देवता, ओके, संरक्षक देवता है जो राज्य के, कहता है, और शिव का एक रूप ये माने जाते हैं। इनसे विवाह के लिए तप किया था। तो विरूपाक्ष से विवाह के लिए तप किया था किसने? पंपा देवी। विरूपाक्ष कौन? मैंने कहा ये राज्य के एक संरक्षक देवता माने जाते हैं, गार्जियन डायटी माने जाते हैं, और शिव का एक रूप कहा जाता है। कहता टू दिस डे दिस मैरिज इज सेलिब्रेटेड एनुअली इन द विरूपाक्ष टेम्पल। आज तक भी यह विवाह प्रतिवर्ष विरूपाक्ष मंदिर में धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, ये देखिए विरूपाक्ष मंदिर का आकाश से लिया गया एक चित्र आपको दिखाया जा रहा है। कितना विहंगम दृश्य है, आप देखें, इससे आप इसकी खूबसूरती का अंदाजा लगा सकते हैं। कहता है इन पहाड़ियों में विजयनगर साम्राज्य के पूर्वकालिक जैन मंदिर भी मिलते हैं। जो ये पहाड़ियां हैं यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य के पूर्वकालिक मतलब पहले के काल का, तो विजयनगर साम्राज्य से पहले के काल के जैन मंदिर भी मिले हुए हैं। दूसरे शब्दों में यह क्षेत्र कई धार्मिक मान्यताओं से संबद्ध था। संबद्ध मतलब जुड़ा हुआ, ठीक है, एसोसिएटेड। कहता है यह क्षेत्र कई धार्मिक मान्यता, मैंने कहा यहाँ पे हमने शिव यानी विरूपाक्ष का भी मंदिर देखा, और इससे पहले के यहाँ के जैन मंदिर भी मिले हैं, तो हम कह सकते हैं कि कई सारी धार्मिक मान्यताओं से संबद्ध क्षेत्र है ये। फिर आते हैं, कहता है इस क्षेत्र में मंदिर निर्माण का लंबा इतिहास रहा है, जो पल्लव, चालुक्य, होयसाल और चोल वंशों तक जाता है। ये सब ने यहाँ पर मंदिर निर्माणों में काफी योगदान दिया था। कहता है आमतौर पर शासक अपने आप को ईश्वर से जोड़ने के लिए मंदिर निर्माण को प्रोत्साहन देते थे। शासक अपने को ईश्वर से रिलेट करते थे कि हम तो उसके प्रतिनिधि या रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है, जिससे लोग उनका और सम्मान करें और वो लोगों पे अच्छे तरीके से शासन कर पाए। ओके, लोग बगावत ना करें। कहता है मंदिर शिक्षा के केंद्रों के रूप में भी कार्य करते थे। ओके, टेम्पल्स ऑल्सो फंक्शनड एज सेंटर्स ऑफ लर्निंग। शासक और अन्य लोग, जो शासक है और जो अदर जो लोग हैं वहाँ के, कहते हैं मंदिर के रखरखाव के लिए भूमि या अन्य संपदा दान में देते थे।
ठीक है, जो बड़े शासक लोग हैं या जहाँ के जो संपन्न लोग हैं वो मंदिर दान में देते थे, या जो अन्य संपदा है वो भी दान में देते थे। कहता है विजयनगर स्थान का चयन भी वहां विरूपाक्ष और पंपा देवी के मंदिरों से प्रेरित था। मैंने कहा टॉपिक का नाम है ना राजधानी का चयन, तो कहता है इस विजयनगर स्थान का जो चयन भी किया गया, क्यों किया गया, यहाँ पर जो विरूपाक्ष और पंपा देवी इनके जो मंदिर है ये इसके लिए प्रेरित करता था। विजयनगर के शासक भगवान विरूपाक्ष की ओर से शासन करने का दावा करते थे। शासक क्या कहते थे कि हम तो भगवान विरूपाक्ष की ओर से, उनके रिप्रेजेंटेटिव है, मीन्स शासन तो भगवान का है, हम उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं। कहता है सभी राजकीय आदेशों पर, जो जितने भी रॉयल ऑर्डर्स होते थे उन पर कन्नड़ भाषा में यानी कन्नड़ स्क्रिप्ट में लिखा होता था श्री विरूपाक्ष। हर जो शाही आदेश है, फरमान है, उसमें लिखा होता था श्री विरूपाक्ष। ठीक है, श्री विरूपाक्ष लिखा होता था उसमें। हाँ जी, कहता है शासकों ने हिंदू सूरत राणा, ये क्या है हिंदू सूरत राणा, इसको भी जरा आप समझे। ये देखिए हिंदू सूरत राणा, कहता है इस टाइटल के साथ देवताओं के साथ अपने करीबी होने का संबंध संकेत दिया। कहता है ये टाइटल लिया शासकों ने हिंदू सूरत राणा, ये अरबी शब्द है, कहता है ये एक अरबिक टर्म है जो सुल्तान, जिसका मीनिंग सुल्तान होता है, सुल्तान मीन्स किंग, तो ये अरबी शब्द है जिसका मीन्स है राजा। ओके, सुल्तान। तो हिंदू सूरत राणा का मतलब क्या बना हमारा, हिंदू सुल्तान। ओके, हिंदू सूरत राणा। कहता है द विजयनगरा रूलर्स adopted the earlier traditions and also brought some innovations and developed them further। विजयनगर शासकों ने पूर्वकालिक परंपराओं को अपनाया, जो पहले से वहाँ परंपराएं चली आ रही थी, और उसमें कुछ नवीनताएं भी लाए, कुछ इनोवेशंस लाए, कुछ नए आइडियाज लाए और उन्हें आगे और विकसित किया। ठीक है, कहता है राजा की मंदिरों की यात्राएं, इसको काट लीजिए, ये ऊपर गलत प्रिंट हो गया है। कहता है राजा की जो मंदिरों की यात्राएं होती थी ये महत्वपूर्ण राजकीय अवसर मानी जाती थी, एक इम्पॉर्टेंट अवसर था ये। यार इस पर क्या था, साम्राज्य के महत्वपूर्ण नायक, जो इम्पोर्टेंट वहाँ के नायकास थे, वो भी साथ में जाते थे। अब हम इसमें पढ़ेंगे गोपुरम और मंडप। ठीक है, गोपुरम क्या होता है आप देख सकते हैं, जैसे ये आपको भव्य गेटवे दिखाई दे रहा है, ये आपका गोपुरम कहलाता है। इस तरह का इस समय गोपुरम का काम किया जाता था। ठीक है, मंदिरों में गोपुरम बनाए जाते थे। ये मंडप देखिए, आपको मंडप दिखाई दे रहे हैं ना, मंडप, ये जगह जगह पिलर्स के थ्रू मंडप चारों बना दिए गए, चारों ओर पिलर्स लगा दिए गए, ये एक इन्हें मंडप कहा जाता है। ठीक है, देखिए कितने मंडप बनाए हुए इसमें, यहाँ पे चारों ओर मंडप ही मंडप है, तो इन्हें कहते हैं हम मंडप। टॉपिक है गोपुरम तथा मंडप। क्या है गोपुरम, गोपुरम क्या है, टेम्पल गेटवेज यानी मंदिर के प्रवेश द्वार। ओके, कहता है इस समय मंदिर जो है स्थापत्य कला में कई नए जो एलिमेंट है वो प्रकाश में आते हैं, कई नए तत्व उभर के आते हैं। इनका सबसे अच्छा उदाहरण रायगोपुरम, रायगोपुरम मतलब राजकीय प्रवेश द्वार थे। ठीक है, जो अक्सर केंद्रीय देवालयों की मीनारों को बूना प्रतीत करते थे। मैंने दिखाया आपको गोपुरम इतना विशाल, इससे जो सेंट्रल जो आपके वो है श्राइन्स हैं, जो केंद्रीय देवालय हैं, वो भी छोटे से दिखाई देते थे, इतने विशाल मंदिर बनाए जाते थे, और ये दूर से ही दिखाई दे जाते थे। इतना लंबा जो आपको मंदिर, आप दूर से दिखते ना मंदिर का वो गोपुरम दिखाई दे रहा है, यानी पहचान, आगे मंदिर हमें उधर जाना है, तो ये दूर से ही मंदिर के होने का संकेत देते थे। कहते they were also probably meant as reminders of the power of kings। ये राजा की ताकत को भी याद दिलाते थे, जो जितना ताकतवर राजा को उतना विशाल मंदिर बनाएगा, उसकी भव्यता, उस राजा की भव्यता को दर्शाती है। ठीक है, ये देखिए आप मदुरई के एक नायकों ने भी मंदिरों में गोपुरम बनवाए हैं। ये मदुरई में एक नायक द्वारा बनवाया गया एक गोपुरम, जिसका चित्र आपके सामने है, देखिए मदुरई। ठीक है, आइए, कहता है अन्य विशिष्ट अभिलक्षणों में मंडप और लंबे स्तंभ वाले गलियारे, स्तंभ मतलब पिलर्स, ओके, मंडप और लंबे स्तंभ वाले गलियारे जो अक्सर मंदिर परिसर में स्थित देवालय के चारों ओर बने होते थे। मंदिर परिसर में एक देवालय, उसके चारों ओर बने हुए हैं मंडप। ओके, अभी मैंने आपको एक मंडप का चित्र दिखाया था ना, समझ आया था? यस, दैट्स गुड, शाबाश। आप देख सकते हैं आपकी बुक में भी एक मंडप का चित्र है, देखिए देखिए चारों ओर पिलर लगाए हुए हैं और इसके बीच में मंडप। ठीक है, यह है मंडप, और
इस पिलर में देखिए कितनी भव्य चित्रकारी की गई है, उसको मैंने यहाँ पे राइट में आपको दिखाया हुआ है। ये इस पिलर का आपको रूप यहाँ पे दिखाया हुआ है। इसमें कितनी अच्छी अच्छी मूर्तियां, वाह देखिए आप, शाबाश, ठीक है ना। तो कहता है मंडप, और मंडप में मैंने कहा चारों ओर लगाए हुए हैं स्तंभ यानी पिलर। कहता है मूर्तियों वाले स्तंभ का एक रेखा चित्र। स्तंभ पर आप जो देख रहे हैं उसका वर्णन करिए, क्या क्या आपको दिखाई दे रहा है। इसमें कितनी सारी आपको पिक्चर्स दिखाई दे रही हैं, ठीक है। ये देखिए जिंजी का झूलता मंडप भी आपके सामने दिखाया गया है, ठीक है। झूलता मंडप मतलब ये फ्री है चारों ओर से, तो इसे झूलता मंडप कह रहे हैं। कहता अब हम दो मंदिरों का सूक्ष्मता से देखते हैं, दो मंदिरों के बारे में हम विश्लेषण करते हैं बारीकी से। पहला है विरूपाक्ष मंदिर और दूसरा है विट्ठल मंदिर। ओके, विरूपाक्ष मंदिर और विट्ठल मंदिर। आइए, कहता है लेट अस लुक एट टू टेम्पल्स मोर क्लोजली, द विरूपाक्षा टेम्पल एंड द विट्ठला टेम्पल। विरूपाक्ष टेम्पल की हम बात कर रहे हैं। आइए, कहता है विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण कई शताब्दियों में हुआ, एक दिन में नहीं हो गया इतना विशाल मंदिर, कई शताब्दियां लगी इसको बनाने में, सेंचुरीज। कहता है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के बाद इसे कहीं और अधिक बड़ा किया गया। जो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई इसके बाद इसको और अधिक विशाल बड़ा कर दिया गया। किसे? विरूपाक्ष टेम्पल को। और मुख्य मंदिर के सामने बना मंडप कृष्णदेव राय ने अपने राज्य आरोहण के उपलक्ष्य में बनवाया था। राज्यारोहण मतलब जब उन्होंने राज्य को प्राप्त किया, यानी कि जब उनकी राजगद्दी हुई, यानी ताजपोशी हुई, यानी कि जब उन्होंने साम्राज्य का राजभार संभाला। ओके, द हॉल इन फ्रंट ऑफ द मेन श्राइन वाज बिल्ट बाय कृष्णदेव राय टू मार्क हिज एक्सेशन। कहता है विरूपाक्ष टेम्पल। आइए, विरूपाक्ष टेम्पल में क्या कहता है? पूर्वी गोपुरम के निर्माण का श्रेय भी इन्हें ही दिया जाता है, ठीक है। अभी हम विरूपाक्ष टेम्पल पढ़ रहे हैं, तो मैंने इसमें आपको बताया कृष्णदेव राय ने अपने राज्यारोहण के समय पे एक विशाल मंडप बनाया। फिर कहता है पूर्वी गोपुरम के निर्माण का श्रेय भी इन्हें ही दिया जाता है। किन्हें? राजा कृष्णदेव राय को। कहता है इन परिवर्धनों का अर्थ था कि केंद्रीय देवालय पूरे परिसर के एक छोटे भाग तक सीमित रह गया। क्या हुआ इसका परिणाम? कि जो सेंट्रल जो आपका श्राइन है वो छोटा सा रह गया परिसर में, और उसके चारों ओर बड़े बड़े गोपुरम बन गए, ठीक है। ये देखिए आपका एक विशाल विरूपाक्ष मंदिर का चित्र आपको दिखाई दे रहा है। कितना सुंदर विरूपाक्ष टेम्पल, ठीक है। इसकी भव्यता का आकलन कीजिए। कहता है मंदिर के सभागारों का प्रयोग विविध प्रकार के कार्यों के लिए होता था। अब मैंने कहा इसके सेंट्रल श्राइन बनाया, केंद्रीय देवालय, उसके चारों ओर सभागार बना दिए। सभागार मतलब हॉल्स। ओके, अब कई सारे हॉल्स बना दिए। कहता है इनमें से कुछ देवताओं की मूर्तियां संगीत, नृत्य और नाटकों के लिए विशेष कार्यक्रम देखने के लिए रखे जाते थे। ये जो हॉल थे, यहाँ पर देवताओं की मूर्तियां रखी थी, संगीत, नृत्य और नाटकों के विशेष कार्यक्रम रखे जाते थे। इन कार्यक्रमों को यहाँ पर आयोजित किया जाता था, ठीक है। कहता है अदर्स यानी कि अन्य सभागारों का प्रयोग देवी देवताओं के विवाह के उत्सव पर आनंद मनाने और कुछ अन्य का प्रयोग देवी देवताओं को झूला झुलाने के लिए होता था। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? देवी देवताओं का विवाह का कार्यक्रम किया जा रहा है, ठीक है, और कई देवी देवताओं को झूला झुलाने के लिए यहाँ पर प्रोग्राम हो रहा है। तो इस तरह जो सभागार बनाए थे यानी हॉल्स बनाए थे, यहाँ पर ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं। कहता है कुछ को हमने रखा हुआ है मूर्तियों के लिए, संगीत, नृत्य, नाटक के लिए, और कुछ को विवाह उत्सव के लिए, और कुछ को देवताओं को झूला झुलाने के लिए। कहता है इन अवसरों पर विशेष मूर्तियों का प्रयोग होता था, विशेष मूर्तियों का, जो छोटे केंद्रीय देवालय में स्थापित मूर्तियों से अलग होती थी, ठीक है। कहता है इन अवसरों पर विशेष मूर्तियों का प्रयोग होता था जो छोटे केंद्रीय देवालों में स्थापित मूर्तियों से भिन्न होती थी। अलग मूर्तियां थी, जो हमारे जो सेंट्रल जो वहाँ पे श्राइन्स है वहाँ की मूर्तियों से ये अलग है। अब हम आते हैं दूसरा। हमने कहा एक था विरूपाक्ष टेम्पल, दूसरा है विट्ठल टेम्पल। आप देख सकते हैं विट्ठल टेम्पल, इसकी खासियत ये जो आपको रथ मंदिर आगे दिखाई दे रहा है, विट्ठल टेम्पल का स्पेशलिटी ये देखिए, विट्ठल टेम्पल में ये रथ मंदिर। अभी आगे देखते हैं, हम इसको पढ़ते हैं, जानते हैं। कहता है इसका प्रमुख देवता कौन थे? प्रिंसिपल डेटी विट्ठल। विट्ठल भगवान यहाँ पर इनके मुख्य भगवान थे। अब विट्ठल ये सामान्यतः जो है महाराष्ट्र में पूजे जाने वाले विष्णु भगवान का एक रूप है, जो विष्णु भगवान का रूप है विट्ठल, ठीक है, महाराष्ट्र में पूजे जाते थे। और इनकी पूजा कहाँ शुरू हो गई? धीरे धीरे कर्नाटका में भी। कहता है ये बताता है विजयनगर साम्राज्य जो है संस्कृति, सामाजिक संस्कृति के निर्माण के लिए इन विजयनगर शासकों ने अलग अलग परंपराओं को आत्मसात किया, मतलब शामिल, अपने में शामिल किया।
तो महाराष्ट्र में जो भगवान पूजे जा रहे हैं उन्होंने उसको भी अपने यहाँ शामिल कर लिया। तो ये क्या कर रहे हैं, अपने में आत्मसात कर रहे हैं, सामाजिक संस्कृति को डेवलप कर रहे हैं। कहता है अन्य मंदिर की तरह इसमें भी कई सभागार थे। जैसे बाकी मंदिरों में इस समय के मैंने कहा सभागार बनाए गए थे, बताया था सभागारों में कहीं पे मूर्तियां हैं, कहीं पे नृत्य के प्रोग्राम हो रहे हैं, कहीं पर देवताओं का विवाह हो रहा है, कहीं पे देवताओं को झूला झुलाया जा रहा है। कहता है इस मंदिर में भी इसी तरह कई सारे सभागार थे तथा इसमें रथ के आकार का एक अनूठा मंदिर भी है, यूनिक श्राइन डिजाइंड एज अ चैरियट। मैंने कहा देखिए, आपको अभी दिखाया था पिक्चर, हाँ जी, आप फिर देख सकते हैं कितना खूबसूरत ये रथ मंदिर। सोचिए पत्थरों को तराश करके बनाया गया, ठीक है ना। तो ये हम कह सकते हैं हमारे यहाँ की स्थापत्य कला का एक अद्भुत नमूना। कहता मंदिर परिसरों की एक चारित्रिक विशेषता रथ गलियां हैं जो मंदिर के गोपुरम से सीधी रेखा में जाती हैं। ठीक है, मंदिर के गोपुरम यानी एंट्रेंस जो उसका गेटवे है, वहां से सीधी रेखा में ये गलियां जाती है। और इन गलियों का फर्श पत्थर के टुकड़ों से बनाया गया था। किससे बनाया गया था? पत्थर के टुकड़ों से। और इनके दोनों ओर स्तंभ वाले मंडप थे। देखिए मैंने कहा क्या है, ये सीधी गली जा रही है मंदिर के गोपुरम में, और इस गली के चारों, इस गली में क्या है, फर्श जो बना है पत्थर के टुकड़ों से बना है। और इस गली के चारों ओर मैं आपको बता देता हूँ, ये मंदिर मैंने कहा मंदिर है, चलो ठीक है ना, टेम्पल। इसके चारों ये पत्थर का फर्श बना रखा है, ये पत्थर का फर्श बना रखा है बिल्कुल बढ़िया सा, ये आपका आगे पूरा गली जो है। और कहता है इस गली के चारों ओर क्या बनाया हुआ है? मंडप। ये देखिए इस गली के चारों ओर, गली के दोनों ओर क्या बना रखे हैं? स्तंभ वाले मंडप। मंडप अभी आपको दिखाए थे ना मैंने, तो ऐसे मंडप बना रखे हैं। ओके, और इसमें मंडप में क्या कर रहे हैं? इस मंडप में जो दुकानदार हैं वो अपने स्टॉल्स लगा रहे हैं, सामान बेच रहे हैं। मेला लगता है ना मंदिरों के आसपास, तो यहाँ पर भी सामान मिल रहा है तरह तरह का। समझ आया आपको? यस, दैट्स गुड। चले आगे, शाबाश। कहता है अगला टॉपिक, महलों, मंदिरों तथा बाजारों का अंकन, यानी प्लॉटिंग, पैलेसेस, टेम्पल्स एंड बाजार्स। देखते हैं इसको। कहता है बाजार, देखो डोमिंगो पायस आए थे ना, मैंने बताया था आपको पिछले पार्ट में। हाँ जी, सारे विदेशी यात्री बताए थे, वो सारे याद रखने हैं आपको। शाबाश। कहता है पेश बाजार का एक सजीव विवरण देता है। क्या कहता है? आगे जाने पर एक चौड़ी और सुंदर गली पाते हैं। इस गली में कई व्यापारी रहते हैं और वहाँ आप सभी प्रकार के माणिक्य यानी मणियाँ, पत्थर से होते हैं, और हीरे और पन्ने और मोती और छोटे मोती और वस्त्र और पृथ्वी पर होने वाली हर वस्तु जिसे आप खरीदना चाहेंगे पाएंगे। मतलब यहाँ के बाजार में सब कुछ है। फिर हर शाम को आप एक मेला देख सकते हैं जहाँ से कई सामान्य घोड़े तथा टट्टू और कई तुरंज और नींबू और संतरे और अंगूर और उद्यान में उगने वाली हर प्रकार की वस्तुएं और लकड़ी यहाँ पर मिलती है। मतलब सब कुछ यहाँ मिल रहा है। इस गली में आप हर वस्तु पा सकते हैं। कहता है पृथ्वी पर होने वाली हर वस्तु जिसे आप खरीदना चाहोगे वो आपको यहाँ मिल जाएगी। इतना भव्य बाजार है यहाँ का। और क्या कहते हैं, और सामान्य रूप से वह शहर का वर्णन विश्व के सबसे अच्छे संभरण वाले शहर में करते हैं। ठीक है, जहां बाजार चावल, गेहूं, अनाज, भारतीय मकई और कुछ मात्रा में जौ तथा सेम, मूंग, दालें, काला चना जैसे खाद्य पदार्थों से भरे रहते थे, जो सभी सस्ते दामों पर और प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रहते थे। ये वर्णन किया है डोमिंगो पायस ने। फिर कहता है फर्नाओ नुनीज के अनुसार विजयनगर के बाजार प्रचुर मात्रा में फलों, अंगूरों और संतरों, नींबू, अनार, कटहल और आम से भरे रहते थे, और सभी बहुत सस्ते, मतलब किफ़ायती दाम में आपको सब यहाँ मिल रहा है। कहता है बाजारों में मांस भी बड़ी मात्रा में बिकता था। नुनीज जो है, वो नुनीज जो फर्नाओ नुनीज मैंने कहा, नुनीज उल्लेख करता है कि भेड़ बकरी का मांस, सुअर, मृग मांस, तीतर मांस, खरगोश, कबूतर, बटेर और सभी प्रकार के पक्षी जैसे चिड़िया, चूहे तथा बिल्लियाँ और छिपकलियाँ विजयनगर के बाजारों में बिकती थी। सब कुछ यहाँ बिक रहा है, हर चीज़ यहाँ बिक रही है जिसे आप खरीदना चाहेंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं विजयनगर साम्राज्य की जानकारी के स्रोत। जानकारी कहाँ से मिल रही है? इसके 3 मेन हम, ठीक है ना। पहला हमने कहा मैकेंजी, कॉलिन मैकेंजी पढ़ा था अपने फर्स्ट पार्ट में। शाबाश। मैकेंजी द्वारा किए गए आरंभिक सर्वेक्षण जो उन्होंने सर्वे किए। दूसरे हमें जानकारी मिलती है यात्रा वृत्तांतों से, जो यात्री आए हैं उन्होंने अपने वृत्तांत जो लिखे हैं उनसे हमें जानकारी मिलती है। तीसरा सोर्स है हमारा अभिलेख, यानी मैंने कहा सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ विजयनगर एम्पायर। फर्स्ट वन इज इनिशियल सर्वेज बाय मैकेंजी, सेकंड वन इज ट्रेवलर्स अकाउंट्स, और थर्ड वन इज इंस्क्रिप्शंस।
ओके, देखें क्या कहता है। कहता है 20वीं शताब्दी में इस स्थान का संरक्षण भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण और कर्नाटका पुरातात्विक एवं संग्रहालय द्वारा किया गया था। दो डिपार्टमेंट ने, एक तो आपका एएसआई यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, दूसरा कर्नाटका डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजिकल एंड म्यूजियम्स, इन दोनों के द्वारा इसका संरक्षण किया गया था। तो मैंने कहा एक तो एएसआई और दूसरा कर्नाटका डेवलपमेंट आर्कियोलॉजिकल एंड म्यूजियम्स, इसके द्वारा, इन दोनों के द्वारा यहाँ का संरक्षण किया गया। ओके, कहता है 1976 में क्या हुआ, हम्पी वाज रिकॉग्नाइज्ड एज अ साइट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। हम्पी को राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में मान्यता दी गई। और देन इन द अर्ली 1980s an important project was launched to document the material remains at intensive survey using a variety of recording techniques। कहता है तदुपरांत 1980 के दशक के आरंभ में विविध प्रकार के अभिलेखन प्रयोग से, व्यापक और गहन सर्वेक्षणों के माध्यम से, ठीक है, व्यापक मतलब फैला हुआ बहुत विस्तार से, और गहन मतलब डीपली, यहाँ पे जो सर्वे किए गए उनके माध्यम से विजयनगर से जो भौतिक अवशेष उनके सूक्ष्मता से प्रलेखन किया गया, जानकारी करी गई और महत्वपूर्ण परियोजना का शुभारंभ किया गया। ओके, कहता ओवर नियरली 20 years डजन ऑफ स्कॉलर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड वर्क टू कंपाइल एंड प्रेजेंट दिस इंफॉर्मेशन। ओवर नियरली 20 years, लगभग 20 साल तक पूरे विश्व के दर्जनों विद्वानों ने इसकी जानकारी इकट्ठा की। ठीक है, अब हम कहते हैं इस विशद प्रक्रिया के सिर्फ एक हिस्से को बारीकी से देखते हैं। लेट अस लुक एट ओनली वन पार्ट ऑफ द एनॉर्मस एक्सरसाइज। क्या है? मैपिंग यानी मानचित्र निर्माण। इन मोर डिटेल, चलो इसको डिटेल में देखते हैं। मानचित्र निर्माण, जो मानचित्र बनाए जाते हैं, आप सबने देखे हैं, तो उसकी शुरुआत देखिए, उस समय में कितने अच्छे मानचित्र बनाना सीख चुके थे। कहता फर्स्ट स्टेप, संपूर्ण क्षेत्र को 25 वर्गाकार भागों में बांट दिया गया। जो हमारा पूरा एरिया है, ये देखिए आपके सामने, फॉर एग्जाम्पल गुड मॉर्निंग, हेलो, देखिए मैंने कहा इस पूरे को हमने 25 स्क्वायर्स में बांट दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 25 तक। ओके, 25 हमने छोटे छोटे स्क्वायर्स में बांट दिया, इसके 25 टुकड़े कर दिए। समझ आया? फिर कहता है प्रत्येक वर्ग को वर्णमाला के एक अक्षर से इंगित किया। ओके, ईच स्क्वायर इज इंडिकेटेड बाय अ लेटर ऑफ द अल्फाबेट। हमने दिया ए बी सी डी ई। ओके, आइए फिर कहता है फिर इन छोटे वर्गों को पुनः और भी छोटे वर्गों में बांटा गया। जैसे आपका ए है, इसको हमने और छोटा किया, या बी है उसको और छोटा किया। देखिए फॉर एग्जांपल अगला पेज में आते हैं। देखिए ये जो एन पार्ट था, गुड मॉर्निंग, हेलो, ये वाला जो स्क्वायर है आपका एन, इसको मैंने और छोटा कर दिया। ये एन अब यहाँ पर इतना दिखाई दे रहा है, ये एन जो है ये है अब। ओके, हाँ जी, सॉरी, ये एन जो है ये है, देखो अब ये एन है। इस एन को मैंने, जो ये एन था, इसको मैंने यहां बनाया और इसके अंदर मैंने क्या नाम दिया? एन का ए, एन का बी, एन सी, एन डी, और इस तरह इसको भी दिया। ठीक है, 25 इसके भी टुकड़े कर दिए। ठीक है, अब इस छोटे टुकड़े के भी और छोटे टुकड़े कर देंगे। अब देखिए जो आपका ये मैंने कहा, ये वाला देखिए अगला एन एम, मतलब जो ये एन में एम पार्ट है, इसको आप और इसको देखो, इसके अंदर हमें देखना है। हम मेन इस बिंदु के अंदर जाना चाहते हैं। ठीक है, मेन हम इस बिंदु के अंदर जाना चाहते हैं, जो यहाँ पर ये बिंदु है। तो यहाँ तक जाने के लिए हम कैसे कैसे भाग ले रहे हैं? देखिए पहले इसको टुकड़ा किया, आइए एनएम के अंदर हम जा रहे हैं, इसको फिर एनएम के भी हमने 25 टुकड़े कर दिए और फिर हम अब इसके अंदर जाना चाहते हैं। देखिए फिर इस भाग को हम पूरा स्क्वायर में लाएंगे। अब यहाँ पहुंचे, आपने इतने मैप तैयार करे। चलिए पहले मैं आपको समझा दूं क्या है। कहता है संपूर्ण क्षेत्र को 25 वर्गाकार भागों में बांटा गया। कितने? 25। ठीक है, स्क्वायर पार्ट्स, और प्रत्येक वर्ग को वर्णमाला के एक अक्षर से इंगित किया गया। उसमें अल्फाबेट हमने एक दे दिया। फिर इन छोटे वर्ग को और छोटा बांट दिया, और इतना ही काफी नहीं था, इसको और छोटा बांटा। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया ना। ओके, अच्छा आप देखिए ए बी सी डी ई से लेकर जेड तक टोटल 26 अल्फाबेट्स होते हैं। ये 25 स्क्वायर में ए टू जेड इसने लिखा हुआ है, यानी कि कोई सा एक मिस है। देखो ना, कौन सा मिस है बताओ? शाबाश, देखो 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 जल्दी। ए बी सी डी ई एफ जी, एच के बाद आता है आई, इसमें नहीं आई, इसमें एच के बाद आई नहीं आई, जे आई, तो यानी कि इसमें एक उन्होंने मिस कर रखा है आई। ठीक है, सीधा जे लिखा हुआ है एच के बाद। तो हमने 25 के लिए ऐसा किया हुआ है कि हमें 25 चाहिए, तो एक को हमने छोड़ दिया। अब
A to Z हमने लिख दिया। हमने इस N को फिर और बड़ा करके देखा। इस N के अंदर भी NABCD NH के बाद NI छोड़ दिया, फिर NJ NZ तक, फिर NM को और बड़ा करके देखेंगे तो इसके अंदर भी हमने 25 बांट दिया। तो ये हमने मंदिर की कल्पना यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, ये रहा आपका मंदिर का नक्शा। ये इसका गेटवे और इसके अंदर ये आपका गेटवे अंदर जाने का, और यहाँ पे इसका मेन। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है। कहता फिर इनमें हजारों संरचनाओं के अंशों यानी पार्ट्स को छोटे देवस्थलों और आवासों से लेकर विशाल मंदिरों तक को पुनः उजागर किया गया इस तरह नक्शे में। इस सब के कारण सड़कों, रास्तों और बाजारों आदि के अवशेषों को पुनः प्राप्त किया जा सका है। इन सभी की स्थिति की पहचान स्तंभ, आधारों तथा मंचों के माध्यम से की गई है। एक समय जो बाजार जीवंत थे, उनका बस अब यही कुछ बचा हुआ है। ठीक है, आज का वीडियो हम यही फिनिश करते हैं। तो दोस्तों, आपको वीडियो समझ आया हो, पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और इसको शेयर अपने दोस्तों के साथ कीजिए ताकि आपके साथी भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है। जल्दी ही हम इसके क्वेश्चन आंसर आपके लिए लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।